हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों और तौर तरीके सीखता है। यानी व्यक्ति समाज में ही रहते एक सभ्य इंसान बनता है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिकरण आजीवन यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक, क्योंकि व्यक्ति का जन्म समाज में ही रहकर होता है और उसकी मृत्यु भी समाज में ही होता है। तो इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका समाजीकरण होता है। थर्ड पॉइंट है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, एक ही नहीं बल्कि ये प्रक्रिया है, क्योंकि समाजीकरण समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये एक समान नहीं बल्कि ये समय के अनुसार इसमें बदलाव आते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, समाजीकरण के द्वारा ही जो व्यक्ति होता है उसका जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी का विकास होता है। व्यक्ति का तो जन्म हो जाता है लेकिन वो समाज में ही रह के एक सामाजिक प्राणी बनता है, समाज के नियमों और तरीके को सीखता है और वो सामाजिक प्राणी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सामाजिकरण होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे तौर पे सीखता है, माता पिता या शिक्षक या बड़े जनों के जो सीधे तौर पे जो निर्देश होता है या उनके द्वारा सिखाया जाता है उसके थ्रू उसका समाजीकरण होता है। और वहीं अप्रत्यक्ष रूप से बोला जाए, अपने परिवार में या अपने सहपाठियों के साथ या स्कूल में कहीं भी वो देख कर, अनुकरण कर, नियमों और रीति रिवाजों का पालन करता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, मतलब कॉलेज या ऑफिस में सीनियर्स या अपने अधिकारियों या अपने टीचर के द्वारा जो सीधे तौर पर निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करता है और वो सीखता है। तो इस तरह से वहाँ औपचारिक सामाजिकरण हो रहा है। अनौपचारिक का मतलब होता है स्वाभाविक तौर पे सहज तरीके से उसका समाजीकरण होना, जैसे वातावरण, अपने परिवेश के अंतर्गत जो कुछ भी वो सीखता है वो अनौपचारिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिकरण द्विदिशात्मक होता है। द्विदिशात्मक का मतलब होता है दोनों दिशा से, मतलब व्यक्ति समाज के ऊपर प्रभाव डालता है और समाज व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे व्यक्ति अपने विचारों, अपने व्यवहार के द्वारा समाज को बदलता है और वही समाज के नियम हो गए और जो और तरीके हैं वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम जानेंगे सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन के क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं हमें प्रभावित करते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कारक है परिवार। बालक जो पहला समाज होता है वो उसका परिवार होता है, क्योंकि अपने परिवार में ही अपने माता पिता या अपने बड़े जनों के द्वारा वो समाज के तौर तरीके सीखता है। सेकंड है विद्यालय। जब बालक स्कूल जाता है तो वहाँ अपने शिक्षकों, अपने सहपाठियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखता है, जैसे स्कूल के नियम, वहाँ के अनुशासन, नैतिक मूल्य, इन सब के बारे में वो सीखता है और इस तरह से उसका समाजीकरण होता है। और स्कूल में जो शिक्षक होता है वो स्पेशली उसे निर्देश देता है, निर्देशित करता है सही दिशा पे, नैतिक मूल्यों, वहाँ के नियमों, वहाँ के अनुशासन एक शिक्षक द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। फोर्थ है मीडिया। मीडिया के अंतर्गत टीवी, फोन, सोशल मीडिया, इन सब के द्वारा जो व्यक्ति होता है प्रभावित होता है। जो सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू वो जो कुछ भी देख रहा है उन सबको को ऑब्जर्व करता है, उसका अनुकरण करता है और इस तरह से इसमें बदलाव आते हैं। तो इस तरह से सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट है लिंग यानी जेंडर। किसी व्यक्ति का मेल या फीमेल होना भी फैक्टर होता है जो सामाजिकरण को प्रभावित करता है, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए समाज में अलग नियम और तौर तरीके होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति, यानी व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, एक कारण भी व्यक्ति का समाजीकरण अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है विश्वास, यानी व्यक्ति का जो बिलीफ सिस्टम है वो किस धर्म को
मानता है या किस शक्ति के ऊपर विश्वास करता है और उसके अनुसार ही उसका समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण में या तो हो सकता है भौगोलिक वातावरण या सामाजिक वातावरण, और उस वातावरण उस परिवेश के अनुसार ही नियम या तौर तरीके सीखे जाते हैं, अपनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंसियां के बारे में। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय यानी एक्टिव, इस एजेंसी के अंतर्गत परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल ये सब आते हैं। मतलब जहाँ व्यक्ति या बालक एक्टिव होता है, वहाँ वो जो कुछ भी सीख रहा है वो सक्रिय रूप से सीखता है। वहीं निष्क्रिय एजेंसी में देखा जाए तो वहाँ पैसिव तरीके से सीखता है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पुस्तकालय हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, या वो ऑब्जर्व करता है और उसे समझता है नियमों को, तौर तरीके को, और उसका अनुकरण करता है। इस तरह से समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है समाजीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीय होता है। प्राथमिक के अंतर्गत परिवार होता है, यानी परिवार के अंतर्गत जितने भी जैसे माता पिता परिवार के सदस्यों द्वारा समाजीकरण हो रहा है तो वो प्राथमिक होगा। वहीं द्वितीय समाजीकरण घर के बाहर, या तो आस पड़ोस हो सकता है, या स्कूल हो सकता है, या सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं, कहीं पर भी, लेकिन वो घर के बाहर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। मुख्यतः इसमें दो टर्म होते हैं, जेंडर और सेक्स, लेकिन इसे बहुत बार एक ही समझा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। अब हम जानेंगे दोनों के बारे में क्या होता है। ऐसे जेंडर, लिंग, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा होता है जिसके अंतर्गत समाज तय करता है कि जो व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं, जो व्यवहार है या विशेषताएं हैं, वो एक बॉय के लिए या एक गर्ल के लिए कैसा हो। यानी समाज तय करता है एक लड़का और लड़की के लिए क्या रोल हो। जैसे लड़की हो तो उसके लिए पहनावा कैसे हो, उसके शौक कैसे हो सकते हैं, वो क्या काम कर सकती है। वहीं वो लड़का है तो उसका पहनावा कैसा होगा, उसके शौक कैसे हो सकते हैं, वो क्या काम कर सकता है। इस तरह वो समाज तय करता है कि उसके रोल क्या है। और वहीं सेक्स को देखें तो ये एक जैविक अवधारणा, मतलब ये बायोलॉजिकल होता है, और इसका मतलब होता है ये शारीरिक अंगों और जो गुणसूत्र होते हैं इनके आधार पे हम तय करते हैं। और मुख्यतः ह्यूमन में 23 पेज के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं और 22 एक समान होते हैं, लेकिन जो 23rd जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक्स और एक्स वाई होता है। अगर एक्स है तो वो गर्ल होगी और एक्स वाई है तो वो बॉय होगा। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि गर्ल और बॉय का होना। तो ये एक सेक्स का जो टर्म है वो एक बायोलॉजिकल यानी एक जैविक अवधारणा है। इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, इसके क्या क्या टर्म है, अब उनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं के बारे में बनी हुई धारणाएं। मतलब ये समाज एक धारणा बना लेता है कि जैसे लड़के रोते नहीं, या लड़कियां गणित में कमजोर होती है, या लड़कियां कोई आर्म फोर्स में जा नहीं सकती। इस तरह से उनकी एक धारणा और जो समाज द्वारा बनाई जाती है, लेकिन अभी बहुत हद तक इन सब में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। सेकेंड है जेंडर रोल यानी लैंगिक भूमिका। समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिकाएं। समाज एक रोल दे देता है, एक भूमिका दे देता है, एक मेल और फीमेल के लिए। जैसे पुरुष कमाए और महिलाएं घर संभाले। ये एक समाज भूमिका तय किया है कि पुरुष ही बाहर जाके काम कर सकते हैं, जो महिलाएं वे घर का ख्याल रखेंगी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। तो इस तरह से ये समाज की भूमिकाएं हैं। तो ये एक जेंडर रोल होता है।
थर्ड है जेंडर टाइपिंग, लैंगिक प्रकारन या वर्गीकरण। बच्चों द्वारा समाज के अनुसार लड़का लड़की से जुड़े व्यवहार सीखना या अपनाना। बच्चे जो समाज के जो नियम है या उनके द्वारा तय किए गए व्यवहार है उनको सीखता है और अपनाता है। जैसे बॉय के लिए अगर टॉय दिए जाएंगे तो कार या कोई व्हीकल्स होंगे, और वहीं अगर गर्ल के लिए कोई टॉय दिए जाएंगे तो डॉल होगा या फिर किचन सेट होगा। तो इस तरह से ये समाज के द्वारा थोपा जा रहा है और बालक इस चीज को सीखता है, उसे वो अपनाता है। तो ये हो गया जेंडर टाइपिंग। फोर्थ है जेंडर आइडेंटिटी यानी लैंगिक पहचान। किसी व्यक्ति की अपने लिंग के बारे में पहचान या भावना और यह आंतरिक होता है, जैसे मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर या किसी भी लिंग के प्रति जो व्यक्ति का जो इंटरनल पहचान होता है, जो भावना होता है, वो जेंडर आइडेंटिटी यानी लैंगिक पहचान होता है। फिफ्थ है जेंडर बायस यानी लैंगिक पक्षपात। किसी एक लिंग के प्रति झुकाव या पक्ष लेना जेंडर बायस कहलाता है और ये आंतरिक दृष्टिकोण होता है। किसी एक लिंग के प्रति पक्ष लेना, जैसे स्कूल में प्राय स्पोर्ट्स में लड़के होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, वहीं गर्ल्स को स्पोर्ट्स में भागीदारी ना बनाकर, जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो गया, एक माता का अपनी बेटी की ओर ज़्यादा लगाव होता है और वहीं पिता का एक बेटी की तरफ ज़्यादा लगाव होता है। तो ये एक तरह से एक आंतरिक दृष्टिकोण होता है, ये जानबूझकर नहीं होता बल्कि ये एक आंतरिक दृष्टिकोण होता है। सिक्स पॉइंट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव। लिंग के आधार पर असमान व्यवहार करना, जैसे समान अवसर ना देना। जैसे कोई लड़का है या कोई लड़की है तो उसके आधार पर ये डिसाइड कर देना कि तुम लड़की है तो तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम लड़का हो तो हाँ तुम्हें ये इस काम के लिए रखा जाएगा। तो इस तरह से भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत से परिवारों में शिक्षा के लिए भी भेदभाव किए जाते हैं कि नहीं तुम लड़के हो तो तुम्हें जॉब लेना है और एक परिवार का एक नींव बनना है, लेकिन हाँ एक लड़की को समझा जाएगा कि तुम्हें तो दूसरे का घर ही जाना है, तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना। तो इस तरह से भेदभाव किए जाते हैं। तो ये लैंगिक भेदभाव होता है जो लिंग के आधार पर होता है। अब हम टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे जिससे ये सामाजिकरण और जेंडर जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार जेंडर के बारे में संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की किस संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है, यानी फिल्म और विज्ञापन इसके अंतर्गत आते हैं और इस पर प्रकाश डालता है। जैसे यहाँ मीडिया एक संस्था है जिसके अंतर्गत फिल्म या एडवर्टाइजमेंट आते हैं और ये इस भूमिका पर प्रकाश डालता है, यानी ये प्राथमिक है या द्वितीय है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया और ये प्राथमिक है। तो ये मीडिया तो है लेकिन ये प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीयक है। सेकेंड ऑप्शन है स्कूल, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है ये स्कूल, तो ये भी एक ऑप्शन गलत होगा। और जो फोर्थ है फिल्म और विज्ञापन किसके जरिए आते हैं, मीडिया के द्वारा किए जाते हैं और ये जो मीडिया होता है वो द्वितीय सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सेकंड है सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। समकक्षियों का मतलब होता है सहपाठियों की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है समकक्षों का सामाजिकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा है क्या, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सहपाठियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षों का प्रभाव कम पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में क्या सहपाठियों का प्रभाव कम पड़ता है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि बालक जब स्कूल जाता है तो ऑल द टाइम वो अपने सहपाठियों के साथ रहता है और उससे उसका सामाजिकरण होता है। ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है समकक्षी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो प्राथमिक के अंतर्गत जो आता है वो होता है परिवार
और परिवार के अंतर्गत जो माता-पिता, जो परिवार के सदस्य हैं, वे समाजीकरण का प्राथमिक रूप होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ है, बचपन की तुलना में किशोर अवस्था के दौरान समकक्षों का सामाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो सामाजीकरण का प्रभाव एक व्यक्ति पर कब अधिक पड़ता है, तो बचपन की तुलना में किशोर अवस्था में ज़्यादा पड़ता है, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा बोलना एक तरह से सही है, किशोर अवस्था में पहुँच जाता है तो वो अपने दोस्तों, यारों के साथ ही रहना पसंद करता है। किशोर अवस्था में उसका सामाजीकरण अधिक होगा क्योंकि वो एक मैच्योर भी हो जाता है। वो समाज के द्वारा जितने भी नियम हैं या तौर तरीके हैं या जो कुछ भी व्यवहार है, उन सबको वो समझता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। थर्ड क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर रोल है उसके बारे में वो समझ जाते हैं और उनसे अवेयर हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है लड़का हो या लड़की, अवसर जो है वो समान हो, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है जेंडर संबंधता यानी जेंडर रिलेटेडनेस। यहाँ भी जेंडर संबंधता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है जेंडर समरूपता यानी जेंडर होमोजिनिटी। समरूपता का मतलब है एक जैसे जेंडर, जैसे यहाँ कोई समरूपता का बात नहीं किया जा रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। फोर्थ है जेंडर टाइपिंग यानी जेंडर वर्गीकरण। और जेंडर वर्गीकरण के द्वारा बालक में समझ आ जाता है कि समाज में उसके लिए जो व्यवहार दिए जा रहे हैं उन सबको वो अपनाने लगता है। ये होता है जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक होना, उन्हें जानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फोर्थ क्वेश्चन है, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। फर्स्ट है जेंडर टाइपिंग, जो समाज में जो व्यवहार और जो तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं उसको अपनाना, मानते जाना। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड है जेंडर स्थिरता यानी फिक्स्डनेस, मतलब जो समाज बोल रहा है उसे ही अपनाना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वो जो कुछ भी नियम और तौर तरीके हैं समाज में, वो समाज ने तय किया है, तो उसे अपनाने के लिए यहाँ प्रेरित नहीं करना है एज ए टीचर, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ क्वेश्चन है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करना, यानी जो लड़कियों के लिए धारणा है कि लड़की साइंटिस्ट नहीं बन सकती है, लड़की कोई आर्म फोर्स में जा नहीं सकती है, या फिर लड़की गणित में कमजोर होती थी, इस तरह की जो धारणा है समाज के द्वारा तय किया गया, उन सबको तोड़ना है। कहने का मतलब कि उन्हें प्रोत्साहन करना है कि लड़कियां भी कर सकती है, किसी से कम नहीं है। यहाँ तक कि आज देखा जाए समाज में तो ये रूढ़िवादिता तोड़ी जा रही है क्योंकि लड़कियां हर फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ अभिकथन और कारण दिए गए हैं यानी ऑब्जेक्शन और रीजन दिए गए हैं। अभिकथन में है कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि किसी भी कहानी में पढ़ने को हमें यही मिलेगा कि पुरुष बलवान होते हैं, वे ताकतवर होते हैं, वे नेतृत्व करने वाले होते हैं, वहीं महिला को एक घरेलू तौर पर दिखाया जाता है, वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने परिवार का लालन पालन कर रही है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीय सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो स्कूल है और जो पाठ्यचर्या है ये द्वितीय समाजीकरण है, और साथ ही ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जो जागरूकता होता है वो एक शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है और वो स्कूल के जरिए होता है।
या फिर पाठ्यचर्या या सिलेबस में ऐसे रोल वाली कहानियों को ऐड किया जाए, जैसे कल्पना चावला के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने स्पेस पे कदम रखा। तो इस तरीके से जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जो समाज के द्वारा जो धारणा चली आ रही है, उन सबको तोड़ा जा सकता है। जो इसका कारण वो बिल्कुल सही है और ये एक दूसरे को क्या कर रही है, व्याख्या कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और ये सही व्याख्या करता है। आई होप फ्रेंड्स सामाजिकरण और जेंडर के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।